क्लाइंट रिलेशनशिप में या सेवार्थी संबंध के अंतर्गत या हितग्राही संबंध के अंतर्गत संबंध और साक्षात्कार। व्यक्तिगत सेवा कार्य का मूलाधार साक्षात्कार निपुणताएं कार्यकर्ता सेवार्थी के संबंध का रचनात्मक प्रयोग तथा मानव व्यवहार की गतिशीलता के कार्यात्मक ज्ञान पर निर्भर होती है। लगभग सभी प्रकार का सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य साक्षात्कार द्वारा, जिसमें कार्यकर्ता तथा सेवार्थी के मध्य एक संबंध स्थापित होता है, संपन्न किया जाता है। वैसे तो सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य में संबंध प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण होता है, परंतु साक्षात्कार की प्रारंभिक अवस्था में इसकी विशेष उपयोगिता होती है। सेवार्थी की आंतरिक भावनाओं, कठिनाइयों तथा व्यक्तिगत इतिहास का जितना ही अधिक ज्ञान व्यक्तिगत कार्यकर्ता को हो जाता है, उतना ही अधिक वह उपचार कार्य में सफलता प्राप्त करता है। परंतु इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घनिष्ठ संबंध की आवश्यकता होती है। वह जितना ही सेवार्थी से के निकट होता है, उतना ही सेवार्थी का आंतरिक एवं बाह्य चित्रण करने में सफल होता है। व्यक्तिगत इतिहास में वास्तविक तथ्यों का निरूपण सेवार्थी की मानसिक एवं सांवेगिक स्थिति, कठिनाइयों तथा वे कारक जो सेवार्थी को समायोजित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये सब होते हैं। निदान एवं उपचार के लिए व्यक्तिगत इतिहास आवश्यक माना जाता है। अतः व्यक्तिगत कार्यकर्ता का सर्वोपरि तथा प्राथमिक कार्य सेवार्थी की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना होता है। यदि सेवार्थी को व्यक्तिगत इतिहास देने के महत्व का ज्ञान हो जाता है, तो वह इस प्रक्रिया में भाग लेकर कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करता है, परंतु उसको इसकी आवश्यकता का आभास तभी होता है जब कार्यकर्ता सेवार्थी के मूल्यों का आदर करता है तथा स्नेह, प्रेम व सहिष्णुता प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में जो संबंध बनते हैं, उनका स्वरूप सकारात्मक होता है। उदाहरण के लिए, जब रोगी को ज्ञात हो जाता है कि कार्यकर्ता उसके हित में उसके सामाजिक तथ्यों को प्रकाश में लाना चाहता है, तो वह कार्यकर्ता का सहयोग करने लगता है। अतः कार्यकर्ता को अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए घनिष्ठ संबंध स्थापन की आवश्यकता पड़ती है। सेवार्थी सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य संस्था में यद्यपि अपनी वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए आता है, परंतु अपने सांवेगिक संघर्ष को अत्यंत व्यक्तिगत समझकर कार्यकर्ता के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहता। वह तभी सांवेगिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को प्रकट करता है जब कार्यकर्ता द्वारा उसे सहिष्णुता, लगाव, स्नेह प्राप्त होता है तथा कार्यकर्ता पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। अतः संबंध स्थापित होने के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक होता है, लेकिन कार्यकर्ता को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य केवल व्यवसायिक संबंध स्थापित करना है, जिससे सेवार्थी का सामाजिक प्रतिष्ठान संभव हो सके। सेवार्थी का कार्यकर्ता की दक्षता में विश्वास और कर्ता की सद्भावना पर सेवार्थी का विश्वास। अगला जो पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे कि घनिष्ठ संबंध के आधार क्या हो सकते हैं, अर्थात घनिष्ठ संबंध के आधार। व्यक्तिगत कार्यकर्ता वह सफल माना जाता है जो सेवार्थी के संचार प्रक्रिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस करने की प्रविधि से अवगत हो जाता है। इस संदर्भ में के हसन के 3 प्रकार के संचार स्तरों का वर्णन है, जो उन्होंने चिकित्सक तथा रोगी के संबंध में किया है और उचित भी प्रतीत होता है। जैसे पहला है सांवेगिक स्तर में संचार, कम्युनिकेशन ऑन इमोशनल लेवल। दूसरा है सांस्कृतिक स्तर पर संचार, कम्युनिकेशन ऑन कल्चरल लेवल। और तीसरा है बौद्धिक स्तर पर संचार, कम्युनिकेशन ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल। पहला समझते हैं कि सांवेगिक स्तर में संचार क्या होता है। देखिए, चिकित्सक को सेवार्थी के प्रति सहिष्णुता तथा लगाव प्रदर्शित करते हुए उसकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जब सेवार्थी यह अनुभव कर विश्वास उत्पन्न कर लेता है कि चिकित्सक उसमें रुचि ले रहा है, तो व्यक्तिगत तथ्य स्पष्ट करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। संबंध घनिष्ठ तभी बनते हैं जब सेवार्थी अपनी पूरी बात स्पष्ट कर लेता है तथा चिकित्सक की सहानुभूति प्राप्त होती है। यही कारण है कि गांवों में लोक औषधि, फोक मेडिसिन का आज भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि वहां पर रोगी अपनी पूर्ण स्वतंत्रता अनुभूत करता है। दूसरा है सांस्कृतिक स्तर पर संचार, कम्युनिकेशन ऑन कल्चरल लेवल। चिकित्सक को सेवार्थी की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक होता है,
क्योंकि सांस्कृतिक कारक समस्या को जटिल बनाने में काफ़ी हद तक भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि चिकित्सक सेवार्थी की सांस्कृतिक अनुकूलता के अनुसार व्यवहार करता है तो सेवार्थी अपना पूरा प्रयत्न संबंध घनिष्ठ से घनिष्ठ होने में सहयोग देता है। तीसरा है बौद्धिक स्तर पर संचार, कम्युनिकेशन ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल। कार्यकर्ता को उसी बौद्धिक स्तर से बातचीत करनी चाहिए जिस बौद्धिक स्तर का सेवार्थी हो, क्योंकि यदि सेवार्थी को कार्यकर्ता की बात या सुझाव समझ में नहीं आएगा तो वह कभी कभी हार्दिक सहयोग प्रदान नहीं करेगा, जिससे कार्यकर्ता संबंध के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो परिवर्तन में सेवार्थी का स्थान, तो इसमें जो है कुछ 4 बातें होती हैं। पहला, सेवार्थी की इच्छा सर्वोपरि होती है तथा प्रमुख होती है। दूसरा, सेवार्थी के आत्मनिश्चय की स्वीकृति होती है। और तीसरा है आत्मज्ञान प्रदान करने तथा आत्मनिर्णय का विकास। और चौथा है सेवार्थी के उपचार का ज्ञान तथा सहयोग। पहले समझ लेते हैं। सेवार्थी की इच्छा सर्वोपरि तथा प्रमुख। यद्यपि व्यक्तिगत कार्यकर्ता चिकित्सक की भूमिका निभाता है, परंतु वह सेवार्थी की इच्छा को भी महत्व प्रदान करता है। वह उन मार्गों, दिशाओं तथा निर्देशन सूची प्रस्तुत करता है जिन पर चलकर सेवार्थी अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, परंतु सेवार्थी की इच्छा पर निर्भर कर होता है कि वह किस प्रकार इन सुविधाओं का उपयोग करता है। दूसरा है सेवार्थी के आत्मनिश्चय की स्वीकृति। व्यक्तिगत कार्यकर्ता सदैव इस बात का प्रयत्न करता है कि सेवार्थी स्वयं निश्चित करे कि किस प्रकार उसकी सहायता की जाए। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता सदैव यह प्रयत्न करता है कि सेवार्थी आत्मनिश्चय उत्पन्न करने में सफल हो, क्योंकि समस्या का प्रारंभ आत्मनिश्चय में कमी के कारण प्रायः होता है। तीसरा, आत्मज्ञान प्रदान करने तथा आत्मनिर्णय का विकास। व्यक्तिगत कार्यकर्ता सेवार्थी में आत्मज्ञान तथा आत्मनिर्णय का विकास करने में संबंध का उपयोग करता है। वह सेवार्थी के अंतर्गत स्वयं को क्षमता तथा विलक्षणताओं, स्वयं के विचार तथा मूल्यांकन का आलोचनात्मक विश्लेषण कर सेवार्थी को स्वयं कार्यशील बना देता है। कार्यकर्ता कभी भी अपने निर्णय को थोपने का प्रयत्न नहीं करता। चौथा है सेवार्थी को उपचार का ज्ञान तथा सहयोग। सेवार्थी को उपचार कार्य में लगाने में सदैव 2 पक्ष विद्यमान रहते हैं, संप्रेरणा और विरोध। इन दोनों कारणों को जानना व्यक्तिगत कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है। सेवार्थी की संप्रेरणा से पता चलता है कि वह कितना परिवर्तन चाहता है तथा परिवर्तन लाने के लिए योगदान देने के लिए कितना इच्छुक है। विरोध के ज्ञान से सहयोग प्रदान करने की मात्रा का ज्ञान होता है। कार्यकर्ता सेवार्थी को उपचार का ज्ञान करा देता है और वह वहां तक सहयोग देता है जहां तक वह स्वयं तथा सेवार्थी आवश्यक समझा जाता है। संबंध में अधिकार का प्रयोग। यद्यपि सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य में सेवार्थी के ही विचारों की मान्यता दी जाती है, परंतु कभी कभी कार्यकर्ता को अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु इस अधिकार प्रयोग में किसी भी प्रकार दबाव या बल का प्रयोग नहीं होता है। वह अपने अधिकार का प्रयोग सलाह, सुझाव तथा संकेतों द्वारा करता है। कुछ संस्थाओं में तो विशेषकर अधिकार का प्रयोग होता है, जैसे न्यायालय, अनिवार्य शिक्षा कानून, बाल सुरक्षा सेवाएं आदि, परंतु इनमें भी अधिकार का प्रयोग दबाव मूलक नहीं होता है। चिकित्सक के रूप में व्यक्तिगत कार्यकर्ता अपने अधिकार का प्रयोग करने से पहले सेवार्थी के व्यक्तित्व, उसकी संघर्षमय भावनाओं, उसके तुषित विचार, उसके विषादी जीवन के कारक, आक्रमणकारी प्रवृत्तियां, मनोस्नायुक लक्षणों आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी ज्ञात करता है। जो कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक ज्ञान रखता है वह सकारात्मक अधिकार के प्रयोग में भय नहीं प्रदर्शित करता, परंतु ऐसा करने से पहले ही निश्चित कर लेता है कि अधिकार का प्रयोग करना सेवार्थी के हित में है। बहुमुखी कार्यकर्ता संबंध, मल्टी वर्कर रिलेशनशिप। कभी कभी सेवार्थी की समस्या समाधान के लिए एक से अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि समस्या का रूप सदैव जटिल होता है तथा समस्या उत्पन्न करने वाला कारकों उसमें भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए एक ही परिवार में आर्थिक तथा स्वास्थ्य की समस्या
अथवा एक ही परिवार में एक से अधिक रोगियों की विभिन्न भिन्न समस्याएं हो सकती हैं। इन दशाओं में प्रायः एक से अधिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है, परंतु सेवार्थी की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब विभिन्न कार्यकर्ताओं में आपस में सहयोग हो, उनमें आपस में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। सेवार्थी जब संस्था में जाता है तो अनेक कार्यकर्ताओं से परिचित होता है, परंतु कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य होता है कि सेवार्थी से सांवेगिक संबंध न स्थापित करे, अन्यथा सेवार्थी अन्य कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने में कठिनाई तथा विरोध उत्पन्न करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यकर्ता कर्तव्य होता है कि वह दूसरे कार्यकर्ता को जिससे सेवार्थी सहायता के लिए जा रहा है पूरा परिचित कराने तथा एकत्रित सूचनाओं को हस्तांतरित करे। कार्यकर्ताओं में आपस में ऐसी स्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि सेवार्थी को हानि पहुंचे सके तथा सेवार्थी सहयोग देना बंद कर दे। उनमें किसी भी प्रकार के से अंतर्द्वंद की भावना विकसित नहीं होनी चाहिए, जिससे सेवार्थी प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ कार्य करते हुए पूर्ण सद्भावना तथा सहयोग प्राप्त कर सके। कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध के सिद्धांत। F.B. विस्टेक ने कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध के निम्नलिखित सिद्धांत बताए हैं। पहला है व्यक्तिकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। प्रत्येक व्यक्ति की बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं और उनका प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। अतः कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है कि वह संबंध स्थापना के साथ साथ सेवार्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करे। यह न मान ले कि एक ही प्रकार की समस्या का स्रोत समान होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी रुचि के अनुसार करने का अधिकार है और इस बात का भी अधिकार है कि उनके व्यक्तित्व के विशेष अंतर और विशेषताओं को महत्व दिया जाना चाहिए। व्यक्तिकरण करने के लिए व्यक्तिगत कार्यकर्ता में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, सर्वांगीण दृष्टिकोण तथा पक्षपात रहित हो। दूसरा, विषयात्मक दृष्टिकोण हो। तीसरा, मानवीय व्यवहार का ज्ञान हो, जैसे औषधि शास्त्र, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन। चौथा, सुनने तथा अवलोकन करने की योग्यता हो। सेवार्थी को कार्यकर्ता अवसर प्रदान करे जिससे वह अपनी भावनाएं प्रकट कर सके और अपनी समस्याओं के विषय में संपूर्ण जानकारी दे सके। कार्यकर्ता को सेवार्थी के व्यवहार का भी निरीक्षण करना चाहिए। पांचवा, सेवार्थी में आत्मीयता की भावना उत्पन्न करने और उसकी भावनाओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए। छठवां, सेवार्थी की अमहत्वपूर्ण बातों को भी महत्व देना। सातवां, साक्षात्कार के लिए एकांतता का प्रबंध करना। आठवां, समस्या के अध्ययन, निदान तथा चिकित्सा में सेवार्थी को सहयोग प्राप्त करने की योग्यता। तो ये तो था व्यक्तिकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। दूसरा सिद्धांत है भावनाओं का उद्देश्यपूर्ण प्रकटन, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। व्यक्तिगत सेवा कार्य संबंध में सेवार्थी को अपनी सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की भावनाओं को प्रकट करने का पूर्ण अधिकार होता है। कार्यकर्ता सेवार्थी की भावनाओं की ना तो प्रशंसा करता है और ना ही उनकी निंदा करता है। वह केवल उद्देश्यपूर्ण ढंग से सेवार्थी की बातों को सुनता रहता है, परंतु जब सेवार्थी को भावनाएं प्रकट करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है तो वह उद्दीपन का कार्य करता है। कार्यकर्ता सेवार्थी की भावनाओं को प्रकटन का निर्देशन इस प्रकार करता है कि उससे समस्या के अध्ययन, निदान और उपचार में सहायता प्राप्त हो सके। कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध में सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत है नियंत्रित संवेगात्मक संबंध, कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ कार्य करते समय सदैव अपनी सांवेगिक भावनाओं पर नियंत्रित रखता है। यद्यपि कार्यकर्ता सेवार्थी के प्रति प्रेम, सहयोग, स्नेह तथा लगाव प्रदर्शित करता है, परंतु इस प्रकार के व्यवहार का उद्देश्य व्यवसायिक होता है। वह सदैव इस प्रकार के व्यवहार से सेवार्थी की समस्या का निदान तथा उपचार करता है। कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत चौथा सिद्धांत है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध में सेवार्थी जैसा ही है वैसा ही कार्यकर्ता द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वह सेवार्थी की विशेषताओं, भावनाओं, विचारों तथा व्यक्तित्व संगठन को उचित स्थान प्रदान करता है।
उसकी इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि उसके आत्म का विलयन किसी भी स्थिति में नहीं होगा। कार्यकर्ता सेवार्थी की शक्तियों और दुर्बलताओं, उसके अनुकूल एवं प्रतिकूल गुणों, उसकी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं एवं मनोवृत्तियों के अनुसार ही व्यवहार करता है। कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यक्तिगत मूल्यों का ध्यान रखता है। स्वीकृति का उद्देश्य वास्तविकता स्वीकृति है, वह चाहे कार्यकर्ता के अनुकूल हो या प्रतिकूल, परंतु स्वीकृति का तात्पर्य विचलित मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों को स्वीकृत करना नहीं है। वह एक शारीरिक चिकित्सक के समान सेवार्थी पर कर स्वीकृत करता है, परंतु वह उस समस्या का दूर करने का प्रयास करता है और उसका कारण चाहे जो भी हो। कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत पांचवा सिद्धांत है अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। कार्यकर्ता कभी भी सेवार्थी के संबंध में पूर्व निर्णय नहीं लेता है। उसका प्रभाव सदैव समस्या के कारणों की खोज करना है, ना कि निर्णय करना होता है। सेवार्थी के संबंध में उसकी मनोवृत्ति अनिर्णायक होती है, अर्थात सेवार्थी के विषय में कोई अच्छी या बुरी धारणा स्थापित नहीं करता है। वह सेवार्थी की मनोवृत्तियों, आदर्शों व क्रियाओं का वास्तविक तथा विषयात्मक रूप से मूल्यांकन करता है। वह अपने नैतिक मानदंडों को रखकर मूल्यांकन न करके अपने व्यावसायिक ज्ञान एवं अनुभव के द्वारा करता है। वह सेवार्थी को अनैतिक रूप से दोषी ठहराता है और ना ही उसकी निंदा करता है। कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध सिद्धांत के अंतर्गत छठवां सिद्धांत है सेवार्थी का आत्मनिश्चय का अधिकार, क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेवार्थी को अपनी समस्या को समझने, निदान एवं सम्मिलित होने तथा उपचार कार्य को अपने अनुकूल सुलझाने का अधिकार होता है। उसको पूर्ण अधिकार होता है कि वह सहायता ले या ना ले, कार्यकर्ता की बात को स्वीकार करे अथवा ना करे। सेवार्थी में आत्मनिश्चय उत्पन्न हो जाने पर कार्यकर्ता उसको समस्या समाधान के लिए पूर्ण स्वतंत्र कर देता है। यदि कोई भी निर्णय कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है तो वह निर्णय सेवार्थी द्वारा पूर्ण स्वीकृत होता है। कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत सातवां है गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। कार्यकर्ता सेवार्थी द्वारा बताई गई सभी बातों को गुप्त रखता है। सेवार्थी तभी अपनी व्यक्तिगत तथा सामूहिक बातों को बताता है जब उसे इसके गुप्त रखने का पूर्ण विश्वास हो जाता है। वह इन सूचनाओं का उपयोग केवल उसके ही उपचार हेतु करता है। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य प्रक्रिया में संबंध का स्थान। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य द्वारा सेवार्थी समस्या का समाधान इस प्रकार से किया जाता है जिससे उस व्यक्ति की क्षमताओं या यथासंभव अधिकतम विकास होकर तथा आत्मनिर्भर बनकर सामाजिक समायोजन प्राप्त कर लेता है। सेवार्थी संस्था के माध्यम से व्यक्तिगत कार्यकर्ता की सेवाएं प्राप्त करता है। व्यक्तिगत कार्यकर्ता की सेवाओं के लिए उसे संबंध स्थापित करना होता है। दूसरी ओर कार्यकर्ता का उद्देश्य सेवार्थी की समस्या का उपचार करना होता है, अतः वह भी अधिक से अधिक तथ्यों की खोज के लिए जिससे उपचार सहज एवं सुलभ संभव हो सके सेवार्थी के संबंध स्थापित करता है। साधारणतः व्यक्तिगत कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या से संबंधित तीन मुख्य कार्य करने होते हैं। पहला है समस्या के संबंध तथ्यों की खोज करना तथा उनका अध्ययन करना। दूसरा है समस्या का निदान करना और तीसरा है समस्या का उपचार करना।